मैं के गौरव आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। मैं अपने YouTube चैनल अभी वर्ल्ड 369 से हमारा अधिकांश वीडियो विद्यार्थी जीवन और उनके हितों पे फोकस रहती है, केंद्रित रहती है। तो हम इस हेतु आज हम पहुंच गए हैं मिशन 50 IS। ये कोचिंग संस्था है पटना में, काफ़ी चर्चित नाम है विद्यार्थी के बीच में, क्योंकि यह फ्री ऑफ कॉस्ट BPSC UPSC हेतु क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। जो मिशन 50 कंप्लीट कर जाते हैं, जो मिशन 50 कंप्लीट कर जाते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट होती है और जो आप कंप्लीट करने के बाद ये आपके लिए यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की सारी व्यवस्था फ्री हो जाएगी और मेहनत केवल आपको करना है, रिजल्ट मिशन 50 देगी और वो डॉक्टर रंजीत सर के नेतृत्व में। तो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं एक यहाँ के सर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। थैंक यू गुरु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर, धन्यवाद। तो हम लोग सर एक सार्थक डिस्कशन पे विद्यार्थी जीवन, क्योंकि आप सर हाल फिलहाल में BPSC सर क्रैक किए हैं, ये BPSC क्रैक कर चुके हैं, तो आपको अनुभव काफ़ी मिलने वाली है इस वीडियो में। आगे कंटिन्यू बने रहिएगा। तो सर कैसा अनुभव रहा सर, आप मतलब कि कैसा देखते हैं सर, किस तरह का संघर्ष आपने झेला सर? देखिए, संघर्ष तो लंबा रहा और इसमें बहुत सारे समझिए कि अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और सबसे बड़ी बात है, जब आप कमीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें पेशेंस होना चाहिए जी। ठीक है, धैर्य जी। देखने में ये 2 अक्षर का ये शब्द लगे, लेकिन ये बहुत बड़ा ये अम्ब्रेला वर्ड है, बहुत बड़ा है सर। खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं जी। और जिनके मतलब गार्जियन एक तरह से गरीब पृष्ठभूमि के होते हैं। जी जी। जो कि बहुत ज़्यादा पैसा बेयर नहीं कर सकते हैं। जी जी। तो उनके लिए धैर्य तो बहुत ज़रूरी है ही। धैर्य के साथ पैसे की भी जरूरत होती है सर। वो तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं, बहुत सारे ऐसे लोग तमाम इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं जिनके पास पैसे को कमी रही, पैसे की कमी रही, किल्लत रही, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी योग्यता को के मार्ग में पैसे का आने नहीं दिया सर। आप देखते होंगे एक नाव चलती है, बड़े बड़े जहाज चलते होंगे, तो छोटा सा पार्ट ऊपर में दिखता है, बाकी उसका कई गुना नीचे होता है। वैसे ही जो अधिकारी बनते हैं, जो UPSC और BPSC निकाल कर अधिकारी बनते हैं, तो उनका मेहनत उनके अंदर होता है। तो यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं सर से। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सफलता का कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोई शॉर्टकट नहीं होता सर। सफलता अगर जो बच्चे मानते हैं कि कुछ शॉर्टकट होता है सर, नहीं, वो फिर वो आपको अपना जो रास्ता है वो गलत रास्ते पे ले जाता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और कोई उसका रॉकेट साइंस नहीं होता। उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होती है, लगन आप में होनी चाहिए। और वो एक डायलॉग है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर एक जर्रे ने मिलाने की कोशिश की, तुमसे मिलाने की साजिश की। हाँ। तो जब आप इतनी शिद्दत से आप अपने मतलब पढ़ाई को करते हैं, लगन से करते हैं, तो पूरी कायनात, चाहे हम हो, हमारा संस्थान हो या फिर बहुत सारे लोग, ये आपका साथ देने लगते हैं, आपका रास्ता आसान हो जाता है। पहला जो बैरियर होता है 10th का, हाँ। वो कंप्लीट कैसे किया सर, कैसा अनुभव लगा सर उसमें? 10th का मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहा हूँ। जी जी। और अपने हाई स्कूल निमेद से मैंने बोर्ड्स का एग्ज़ाम दिया था। जी जी। और बोर्ड्स में मेरा बहुत अच्छा मार्क्स नहीं था, मैं जो है बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स नहीं था उसके, लेकिन बावजूद भी शुरू से ही मतलब सिविल सर्विस चाहती के प्रति मेरा रुझान रहा है और उसी के प्रति मैं मतलब समर्पित रहा हूँ। तो हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, ये दिनकर जी का वाली। हाँ, काल की कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ और कामयाबी लेकर रहूँगा। और जाहिर सी बात है, तो ये चीज़ें होनी ही चाहिए किसी भी स्टूडेंट में, चाहे छात्र में।
अपना जो है लगन से लग के करना चाहिए तैयारी। ठीक है। तो जैसे आपने 10th का बैरियर पार किया सर, +2 के लिए सर आपने कहाँ देखा फिर? +2 में मैंने एन कॉलेज से यहाँ से +2 किया था। अच्छा, +2 आप एन कॉलेज से, हाँ, मगध यूनिवर्सिटी उसमें थी सर? हाँ, पटना से किया। मगध और उसके यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन भी मेरा, पीजी भी मेरा एन कॉलेज से ही रहा, यहाँ से। अच्छा, पीजी भी हाँ, आपका एन हाँ। कॉलेज से रहा सर? और उसके बाद जो है 2013 में ये मैं मिशन 50 में आया था। सर 1 मिनट सर, हाँ। जैसे थोड़ा सा और पहले आते हैं सर, थोड़ा सा हम्म। सर 10th में जैसे बच्चे लोग को बहुत सारा 10th करने के बाद बच्चे लोग का क्यूरी रहता है कि आगे क्या ले, कैसे करें, आगे कौन सा साइंस लें, आर्ट्स लें, बायोलॉजी लें, फिजिक्स लें, तो उसमें आपका सर क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों का सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उनका रुझान किधर है। जैसे वो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उनमें, तो वो साइंस चुन सकते हैं। जी जी। अगर उनका इंजीनियरिंग की तरफ रुझान है तो आईआईटी की तरफ जा सकते हैं वो। अगर उनका मेडिकल साइंस की तरफ जाने का रुझान है या जिनका बायोलॉजी अच्छा है बैकग्राउंड, तो उधर चुन सकते हैं। इसके अलावा जिनको जो है सिविल सर्विस की तरफ जाना है या फिर जनरल कंपटीशन की तरफ जाना है, तो शुरू से ही पता चल जाता है ना बच्चों का, क्योंकि उनका मन किस में लगता है। ठीक है, तो उसके आधार पे एक तो उनका गोल होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए शुरू में। ठीक है, कि लक्ष्य अपना निर्धारित करें कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है। पहले लक्ष्य का निर्धारण कर हाँ, लीजिए, हाँ। उसके बाद ही सिलेक्शन कीजिए। हाँ। लेकिन सर देखते होंगे आमतौर बहुत सारे स्टूडेंट, हम मैक्सिमम को हम देखते हैं सर कि पहले उन्होंने साइंस लिया, साइंस लेकर सोचा कि चलो भाई मैंने बीटेक के लिए या मेडिकल के लिए तैयारी कर लिया। अब देखते हैं कि थोड़ा अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, बहुत सारा आजकल देख रहे होंगे सर, क्योंकि इंजीनियर लोग में भी बेरोजगारी काफ़ी बड़ी समस्या बन के उभर रही है सर। अब जो कहें स्किल्ड का प्रॉब्लम कहें या जो कहें, हम इस पर कुछ राय अपनी नहीं दे रही हैं, लेकिन हम ये अनुभव जो समाज में चल रहा है सर, और उसके बाद वो जनरल कंपटीशन की ओर चले आते हैं सर। देखिए, पहला ये कि भारत विश्व की सबसे युवा आबादी है जी। ठीक है, यहाँ पे माध्य जो मतलब औसत आयु है वो माध्य आयु 29 साल से कम है। ठीक है, और युवा देश माना जाता है सर। और हमारे सरकार हमेशा जिक्र करती है हमारा देश युवा देश है। और लगभग जो है जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है यहाँ पे, तो उसमें कार्यशील जो जनसंख्या है, तो इसमें युवा आबादी की बहुत बड़ी मतलब योगदान है सर। हाँ, बहुत बड़ी संख्या है। तो अगर सब कुछ सही रहा तो 2060-70 तक अगर हमने अपने स्किल डेवलपमेंट को ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो जाहिर सी बात है कि 60-70 तक हम इसका फायदा उठाने की स्थिति में रहेंगे। और वो जो हमें क्या करेगा कि मनोवैज्ञानिक बढ़त देगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक बढ़त है सर। और पूरा परपेक्ष में आप देख रहे होंगे, आपके इंटरनेशनल मार्केट में देख रहे होंगे सर कि भारत का एक अलग वैल्यू है सर, अलग स्थान रखता है भारत। दूसरा चीज़ ये है कि हमारे यहाँ एक तो चीप लेबर है, लेबर कॉस्ट कम है। दूसरा चीज़ कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे जो लेबर लॉ लाए गए, तो उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। फिर इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात ये है कि अगर सभी लोगों को स्किल्ड किया गया, तो हम जो है वैश्विक जो बाजार है उसमें धमाकेदार अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है सर, तो अब बातें और भी हम करते हैं सर। जैसे हम लोग हैं इस पे, जैसे हम लोग थे कि इंटर +2 में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, बेसिकली हम उसी पे फोकस करते हैं, इधर उधर ना भटकें। और उसके बाद जैसे इंटर में लोग बच्चे लोग जो विद्यार्थी बंधु हैं वो साइंस ले लिए या बायोलॉजी ले लिए, जो भी ले लिए, आर्ट्स ले लिए, फिर ग्रेजुएशन कितनी कड़ी जोड़ती है सर। अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन का क्या महत्व रहता है सर? देखिए, ग्रेजुएशन के बिना आप कोई भी सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, वो नहीं दे सकते हैं। उसके लिए न्यूनतम अर्हता ही होती है स्नातक। मतलब बैरियर स्नातक है। हाँ। लेकिन सर स्नातक बैरियर है सर, लेकिन हम इसमें कौन सा सब्जेक्ट रखें कि सर हमको आगे मदद मिल पाए? देखिए, अब जैसे सिविल सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, तो सिविल सर्विस में बहुत सारे अभी 2010 के बाद इसमें बहुत सारे जो IITian हैं, IIM से लोग हैं, बदलाव आए हैं सर, मेडिकल साइंस से लोग हैं, तो वो लोग आ रहे हैं। क्योंकि सिविल सर्विस क्या है कि एक चुनौतीपूर्ण आपको ये भूमिका के लिए तैयार करता है। दूसरा चीज़ कि ये प्रतिष्ठित है। ठीक है जी। पैसे तो लोग IIT और MIT करके अपना कमाते ही, या फिर मेडिकल में डॉक्टर हो गए, चाहे मेडिकल साइंस में, तो उससे भी कमाते हैं। लेकिन जो प्रतिष्ठा और जो मतलब मिलता है इसमें, ऑनरशिप, हाँ, तो ये सारी चीजें आपको कहीं नहीं मिलती। तो इसलिए लोग उसमें आते हैं, और आने के बाद
आने के बाद ऐसे लोग जो है अपनी प्रतिभा उसमें भी दिखाते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई डॉक्टर माने मेडिकल साइंस फील्ड से गया है यूपीएससी में, तो अगर स्वास्थ्य विभाग का सचिव बना दिया गया या फिर कहीं पे वो समझिए कि स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट पे, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी जो तकनीकी चीज़ें हैं उसको फॉर्मुलेट करेगा। अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है तो वो जैसे सड़क निर्माण है या पुल निर्माण है या कहीं पे भी जो आपको जो भी जो तो भी है उसमें सर, ज्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा काम बेहतर करेगा। करता है। हाँ। लेकिन हाल फिलहाल में देखे होंगे सर, पहले हिंदी भाषी क्षेत्र के जो विद्यार्थी आते थे वो काफ़ी संख्या में रिजल्ट देते थे, लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होने के बाद यूपीएससी का यहाँ संख्या कम है सर। इस पे बहुत सारे लोग दे रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा पैटर्न सरकार को चेंज करना चाहिए, हमारा हिंदी बेल्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए जो हिंदी मीडियम से हैं। उस पे क्या कहते हैं सर आप? देखिए, चूंकि सिविल सर्विस में सीसेट माने लागू होने के बाद, बर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद जब ये मतलब सीसेट लागू हुआ, तो सीसेट लागू होने के बाद थोड़ा सा क्या है कि उसमें कम माने बिहार के लोगों का पार्टिसिपेशन रहा या फिर हिंदी भाषी क्षेत्र का, क्योंकि अंग्रेजी और जो है जो सीबीएसई वाले आईसीएसई वाले जो अन्य स्टेट्स के हैं या सदर्न के साउथ स्टेट्स, तो उनको जो है ज़्यादा उसमें फ़ायदा मिला। अब ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग, और दूसरा चीज़ है कि जो सीसेट का पेपर होता है वो गूगल से ट्रांसलेट होता है, ठीक है, तो गूगल से ट्रांसलेट होने के चलते जो हिंदी के मतलब अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं तो भी उसमें उनकी गलती हो जाती है और सीसेट के चलते वो बाहर हो जाते हैं। इस पे सर सरकार का एक नज़र रहना चाहिए, रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो ये ग्रेजुएशन महत्वपूर्ण करी थी, और अगर उसके बाद जैसे ग्रेजुएशन का बैरियर कंप्लीट कर लिए सर, तो उसके बाद जैसे आती है समय मास्टर डिग्री का, तो मास्टर डिग्री में सर आपने बोला कि सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए फिर सर उसके? मास्टर डिग्री जो है वो क्या होता है कि एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑनर्स का होता है। तो ग्रेजुएशन को छोड़कर बदल देना चाहिए या सर उसी में आ जाना चाहिए? देखिए, उसमें अगर आप जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो इफिशियंसी है वो बढ़ेगा। हाँ, इफिशियंसी बढ़ेगा, और चूंकि रिलेटेड सब्जेक्ट है तो उसमें रिसर्च के लिए या फिर अन्य जो है शैक्षणिक जो आप मतलब प्लस आपका हाँ उपलब्धियां वो बढ़ेंगी और ज्यादा उसमें आपका एफर्ट होती लगेगा, जैसे आपका अच्छा आउटकम आएगा उसका। जैसे आपका उसको आप देख सकते हैं रिज्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बेटर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप अगर इंटरव्यू फेस करने जाते हैं तो आपका रिज्यूमे जो होता है वो काफ़ी मायने रखती है सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी उसी से क्वेश्चन आते हैं, ऑलरेडी उसी से आएंगे सर। क्वेश्चन अगर आपने जहाँ चेंज किया तो इंटरव्यू का क्वेश्चन उसी पे रहेगा ना सर? बिल्कुल, कि आपने क्यों चेंज किया, आपका ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट था, पीजी में ये तय क्यों हुआ ऐसे। तो इस पे ध्यान रखिएगा विद्यार्थी बंधु, अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। और सर हम लोग जानना ये चाहते हैं कि आप तो काफ़ी अनुभव रहा है सर, अभी हाल फिलहाल में देखो होंगे कि बिहार में वैकेंसी वगैरह काफ़ी मात्रा में आई, जो कहे कि बाढ़ सी आ गई वैकेंसी की। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप देखे होंगे यहाँ से सर रिजल्ट वगैरह काफ़ी हुई होगी सर? बिल्कुल, 70 दिनों के अंदर यानी टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में ये रिकॉर्ड रहा सर। बिल्कुल, विश्व में कहीं पे भी आज तक इतनी मात्रा में नियोजन कहीं नहीं दिया गया, और कहा जाता है कि रिकॉर्ड बनाने के लिए बिहार प्रसिद्ध है। बिहार इतिहास लिखने के लिए जाना जाता है। शुरू से आप देख लीजिए, चाहे वो साम्राज्यवाद की शुरुआत हो या फिर लौह क्रांति, लोहे की खोज के बाद जो माने शुरू हुआ बिहार में, गंगा घाटी में जो शहरीकरण और औद्योगिकरण, तो वो चीजें हैं। इसके अलावा बुद्ध और महावीर का जन्मस्थली, ठीक है। कहा जाता है सर कि विश्व का सबसे पहला यूनिवर्सिटी भी नालंदा यूनिवर्सिटी माना जाता है सर। विश्व का सबसे पहला यूनिवर्सिटी तो तक्षशिला था। हाँ, लेकिन नालंदा पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था सर। यानी यहाँ पे क्या था कि ये दोनों में अंतर देखिए सर, आमतौर हम क्वेश्चन पूछने का ये हुआ सर, क्योंकि बहुत सारे आप देखते होंगे यूट्यूब पे कि सबसे पहला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व का, तो सर से हम जान लेते हैं क्योंकि सर इसके जानकार हैं, इसी कारण। विश्व का सबसे पुराना जो यूनिवर्सिटी है वो तक्षशिला है। तक्षशिला सर, ठीक है। और सीरिया वरिया में दमिश्क में भी है, लेकिन वो उतना पुराना जितना कि तक्षशिला है। तक्षशिला में जो है चाणक्य जो है वहीं से उनकी शिक्षा दीक्षा भी हुई थी, और आगे चल के वो वहाँ के प्राध्यापक भी बने। ठीक है। वो लगभग 600 BC मैंने उस टाइम का ये है। तो उस वहीं पे तक्षशिला के राजा आम्भी और मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की भी शिक्षा दीक्षा हुई। ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है ये विश्व का पहला रेजिडेंशियल, यानी 10,000 से ज्यादा यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ने आते थे।
जो उत्खनन हुआ है, तो उत्खनन में वहां से जो चावल मिला है, ठीक है, जी, जी। नालंदा जी, मनेसर जी। पर, तो चावल वाल से ये होता है कि वहाँ पे लोग रहते थे, फिर खाना पकाते थे। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे एक 3 मंजिला पुस्तकालय भी था, जी, जी। जिसका कि नाम रत्नदधी, रत्न संगर और रत्न रंजक। काफी पुराना, सबसे बिल्कुल। बड़ा लाइब्रेरी माना जाता है सर बिल्कुल। विश्व का उस समय का। एक और चीज है कि उसमें दर्शन, तर्कशास्त्र, कानून, इन सब का, ज्योतिष की बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी पूरी दुनिया में। पूरा दुनिया का केंद्र था एक समय का, नियोजित अगर शिक्षा प्रणाली माना जाए तो बिहार ही उसका जनक है सर। बिल्कुल। दूसरा चीज है कि हिंसान अपने जो मेमोयर्स हैं, यात्रा विवरणों में वो कहते भी हैं, जो उनके द्वारा CU की लिखा गया है, उसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना वहाँ के द्वारपाल को संतुष्ट किए हुए वो अंदर नहीं प्रवेश पा सकता था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारपाल जो द्वार पे खड़ा रहता था, वो प्रश्न पूछता था, और कोई भी अभ्यर्थी अगर उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता है या गलत देती है, तो वहीं से लौट जाना होता था। इसका अर्थ ये हुआ सर कि वहाँ का द्वारपाल भी होते थे जो बहुत पढ़े लिखे होते थे और काफी IQ से तेज होते थे। इस बात को तो प्रूफ है सर। तो बिहार में कहीं पीछे नहीं है, हम लोग हैं। तो हम लोग वहाँ पे इतिहास में चले गए थे, ठीक है सर। अब आगे आते हैं सर हम लोग। तो आप लोग बच्चे जो विद्यार्थी बंधु हैं, ध्यान दीजिएगा, कभी भी अपना बार बार सब्जेक्ट को चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि वो रिज्यूम को आपको खराब करेगा सर। उस पर क्या है सर? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपके हॉबीज़ पे, ठीक है, आपकी हॉबीज़ क्या है। उसके अलावा दूसरा है कि आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या रहा है, उस पे रहता है। तीसरा जो है ये आपका ऑनर्स माने ग्रेजुएशन का हो गया। जी जी। फिर आपने ऑप्शनल क्या लिया है। जी गुरु जी। तो इन तीनों से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जी जी। तो अगर आपका ग्रेजुएशन और ऑप्शनल सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके लिए भी और आयोग के लिए भी। ठीक है। अगर आप विद्यार्थी हैं और 10th कर रहे हैं या 10th के पहले भी हैं, अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप एक बार मन बना लीजिए कि हमको IAS तैयारी करना है, तो 10th से जो आप सिलेबस का पैटर्न रखें वो मास्टर डिग्री तक एक रखें, वो आपको रिज्यूम को बेस्ट बना देगा सर। तो अब हम इस पे परिप्रेक्ष्य पे आते हैं कि हम लोग देखें कि वैकेंसी वगैरह काफ़ी आई सर, आप यहाँ पे देखे ही होंगे सर। तो अब आगे के परिप्रेक्ष्य में आज के डेट में जिस दिन हम लोग बातें कर रहे हैं सर, बिहार में सरकार चेंज हो चुकी है, पलट गई है। तो अब आगे क्या देखते हैं सर कि जो कैलेंडर बिहार सरकार ने जारी किया है कि हम टीचर का बहाली लेंगे, हर साल लेंगे, तो SSC के फॉर्मूला पे सर? देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार मतलब जो है वो उससे कोई वैकेंसी पे कोई माने आंच नहीं आनी है, ठीक है, आंच नहीं आनी है सर। वो BPSC के द्वारा जो है कैलेंडर जारी कर दिया गया है TRE 3.0 के लिए। जी जी। और वो जो है अगस्त में टेंटेटिव है। जी जी। तो इस मतलब मुखाफलत में या फिर गलतफहमी में छात्र ना रहें कि ये सरकार चेंज हो गई तो वैकेंसी रद्द हो जाएगी या वैकेंसी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और अपना पूरा ध्यान वैकेंसी पे, ये जो है अपनी तैयारी पे लगाएं। जी जी। ठीक है, तैयारी पे लगाएं। और इस बार जो है ऑलमोस्ट 50,000 से कम वैकेंसी इस बार भी नहीं है, ठीक है। हाँ, मैंने काफी बड़ी संख्या में वैकेंसी इंतजार कर रही है विद्यार्थी का सर। सरकार बनने या बिगड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि संस्था तो अलग ही होती है सर, संस्था अलग काम करती है। BPSC का वो कैलेंडर है और कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो पूरा अथी तय होता है, उसका करिकुलम तय होता है। तो इस आधार पे कोई उस पर मतलब समझ चिंताजनक बात नहीं है छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए। वो अपना तैयारी को जारी रखें, अच्छे से तैयारी करें और एक प्रॉपर वे में डेली पढ़ने की आदत डालें। डेली पढ़ने की, फास्ट फूड की तरह कभी कभी नहीं, डेली पढ़ने की आदत डालें। जाहिर सी बात है उसके आउटकम जो है बहुत चौंकाने वाले आएंगे, परिणाम जो है बेहतर रहेगा। ये ना देखें कि ये वैकेंसी आएगी तभी तैयारी करेंगे, लास्ट 2 महीना में तैयारी कर लेंगे, वो चीज़ पे ना रहें, क्योंकि वो उस पर रहिएगा तो धोखा खाइएगा और नीचे से फर्स्ट आइएगा। क्या सर? कि आपको अपनी तैयारी रिगरस छोड़नी नहीं चाहिए। तैयारी जो है सतत लगातार चलनी चाहिए। रिजल्ट होगा ही होगा, रिजल्ट होगा ही होगा। सर आप अपना थोड़ा सा टीचिंग जो कैरियर है सर, जितना दिन से आप पढ़ा रहे हैं, इसका अनुभव है, थोड़ा सा संक्षेप में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें सर कि किस साल से शुरू किए टीचिंग में सर? टीचिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि 2016 के पहले सेंट कैरल्स में मैंने पढ़ाया था और उसके बाद जो है मिशन 50 में भी एज ए फैकल्टी मैंने काम किया था। फिर उसके अलावा जो नोट्स वगैरह है या फिर जो कंटेंट राइटिंग है या फिर टेस्ट सीरीज़ है, इवन जो टीचर लोग पढ़ाने जाते हैं तो उनका भी
तो ये सारी चीज़ें मैंने तैयार किया था, तो काफ़ी मतलब वो अच्छे तरीके से उसको मैंने जांच पड़ताल करके कि कोई मतलब एरर ना हो। एरर ना हो, हाँ, एरर फ्री। हाँ, एरर फ्री हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं और क्वालिटी के अकॉर्डिंग। दूसरा चीज़ की जो मिशन 50 एक नामचीन नाम है, स्टैंडर्ड है इसका अपना स्टैंडर्ड है सर हाँ, इसका। कोचिंग नीति में। तो हम लोग स्टैंडर्ड से किसी भी तरह का उसमें समझौता नहीं करते हैं, नहीं करते हैं चाहे वो यूपीएससी की बात हो, चाहे बीपीएससी की बात हो, चाहे टीआरई हो। टीआर की बात। हाँ। तो काफ़ी अच्छा मेंटेन रहती है यहाँ पे की शिक्षा प्रणाली। तो सर जैसे आप बोले कि सर हम संत कैरंस में भी पढ़ाए हैं सर आप, और आप जैसे आप बिहार बोर्ड से दिए होंगे हाँ, सर बिहार, एग्जाम, हाँ। तो दोनों में सीबीएसई और बिहार बोर्ड में क्या अंतर देखते हैं सर आप? देखिए अब तो खैर कोई अंतर है नहीं, क्योंकि इसलिए अंतर नहीं है क्योंकि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, ऑलमोस्ट सारे सिलेबस सारे राज्यों की जो सरकारें हैं, जो उनका स्टेट एजुकेशन बोर्ड है, जी सर। जैसे कि बिहार में एससीईआरटी है, एससीईआरटी सर, तो वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है। एनसीईआरटी को फॉलो करती है सर। एनसीईआरटी क्या है कि उसका एक पैनल होता है, उस पैनल में अलग अलग क्षेत्रों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ, उनकी टीम वो जो है सिलेबस में उसमें कौन सा चैप्टर शामिल किया जाएगा, कौन सा बाहर किया जाएगा, तो वो डिसाइड करती है। उस पर डिसाइड होती है वो सर। पैनल डिसाइड करता है, और पैनल में बहुत गणमान्य लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा। इवन उनका जो रिसर्च में, टीचिंग में, स्किल्स में एक लंबा अनुभव रहता है, काफ़ी एक्सपीरियंस होता है जो रहते हैं सर उसमें। हाँ, तो उसमें जो है ये चीज़ें होती हैं, और वो एक्चुअल में क्या है कि बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से, समय की स्थिति के हिसाब से, कि आज जो 21वीं सदी का जो भारत है, इसके लिए किस तरह की शिक्षा प्रणाली चाहिए, कैसा जो है उनको स्टूडेंट्स को देना होगा, जिससे कि आपको आउटकम मतलब अच्छा आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें एनसीईआरटी एससीईआरटी कर भी रही है। नई शिक्षा नीति जो है लागू भी हो गई है कई राज्यों में। सर नई शिक्षा नीति पे हम देख रहे हैं सर, आज के डेट में ऑफलाइन ऑनलाइन का कल्चर चल रहा है, जो बहुत सारे आप देख रहे होंगे, और बहुत बड़ा ये अपने आप में सवाल है सर कि ऑनलाइन कौन ऑफलाइन बेस्ड है या ऑनलाइन बेस्ड है। तो उस पर आप क्या राय रखते हैं सर? अपना राय देंगे? दोनों का अपना अपना महत्व है, ठीक है, दोनों का अपना अपना महत्व है। अब ऑनलाइन का इसलिए जो है अभी चलन है कि ऑनलाइन जो है गांव गांव, घर घर, हर जगह लगभग इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की पहुंच चुकी है, स्पीड है। हाँ, और उसमें जो लड़के, जो बच्चे जो कि समझिए कि कोचिंग का फीस बेयर नहीं कर पाते, या फिर जो मतलब वहाँ के भारी भरकम या महंगे जो नोट्स है वो बेयर नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? उनके लिए ऑप्शन है, एक दरवाजा खुला हुआ है, बिल्कुल, एक क्रांति है, हाँ, उसका फायदा उठा ले। तो उसमें क्या है कि, और हुआ भी है सर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो यूट्यूब देख के, यूट्यूब में जैसे अनअकैडमी है, या फिर स्टडी आईक्यू है, या फिर मिशन 50 का हमारा चैनल है, जी जी, ठीक है, या फिर बाइजूस है, या पीडब्ल्यू का है, तो बहुत सारे जो है इसमें अनगिनत आपको उस तरह के प्लेटफॉर्म है, उस पर आप जो है अर्न करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर जो है बच्चों को बहुत सारी लर्निंग आसान हो गया है, ज्ञानवर्धक चीजें जो पहले टफ लगती थी, उसको काफी इजी मतलब हो गया ये। हम देखते होंगे सर, जैसे मेरा अनुभव है कि आप ऑफलाइन क्लास करने गए हैं और ऑफलाइन क्लास किया और आज ध्यान नहीं दिया, झपकी मारा तो कहानी खत्म। लेकिन ऑनलाइन में ये नहीं होता है सर। ऑनलाइन में आपको नहीं देखना है, ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, आपको जितना बार हो सकता है उतना बार आप देख सकते हैं। देखिए ऑफलाइन में क्या है कि ऑफलाइन में पेन पेपर का अभी भी मैं उसे बेहतर मानता हूँ, पेन पेपर बेटर, बिल्कुल। उसमें क्या है कि आप जो पढ़ते हैं और जो लिखते हैं और लिख के जो थिंक करते हैं, तो वो जो आपके दिमाग में ग्रैस्प करता है वो जीवन पर्यंत रहता है, वो कभी मिटता नहीं। मतलब एग्जाम देने में रिकॉल करना आसान रहता है सर। और उसमें क्या है कि आप कहीं पे भी, जैसे जो भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं या फिर जो पास किए होंगे, बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोगों का आप इंटरव्यू सुनते भी होंगे, जी जी, तो कहते हैं कि मैंने कितने दिनों से इंटरनेट और एथी से दूरी बनाई रखी, और जाहिर सी बात है, जी जी, तो ये चीज़ें हैं। इन ऑनलाइन में क्या है कि मान लीजिए कि कई बच्चे, सभी नहीं, कई बच्चे क्या होते हैं कि मान लीजिए कि अगर यूट्यूब पे देखे, तब तक जो है फेसबुक खोल लिए, व्हाट्सएप खोल लिए, या फिर कहीं से मेल आ गया, डाइवर्जन ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल, डाइवर्जन, डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्जन, डिस्पर्सन, ये सारी चीजें, जिसके चलते उनका उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहा जाता है कि अगर एक विद्यार्थी है तो उसका लक्ष्य जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल, एकाग्र होना चाहिए, बिल्कुल एकाग्रचित होकर ही अध्ययन करना चाहिए। तो इसमें जो है पेन पेपर और बुक्स का तो बात ही अलग है, और बुक्स का महत्व तो कभी खत्म नहीं होने वाला है, कभी खत्म नहीं होने वाला है, चाहे जितना भी क्रांति डिजिटल आ जाए, बुक्स का तो बात ही अलग है, बुक्स तो बुक्स होती है।
तो सर का ये बहुत अच्छा ये रहा। आप देखिए कि ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में बताएं। आज के डेट में संप्रवेश में देखे होंगे काफ़ी सारा डिस्कशन चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन बेटर कौन है। तो सर आपने अपना बहुत कीमती समय दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू गौरव जी। और अगले बार भी कभी एक और कुछ मुद्दे पर हम लोग बातें करेंगे बिल्कुल, सर, बिल्कुल। और जिससे विद्यार्थी को कुछ फ़ायदा मिल पाए सर। बिल्कुल। तो अब तक के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए अंदाज में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें, क्योंकि जो कमेंट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका वीडियो में हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।